नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कहां कौन कौन से जाति के लोग हैं और कहां किस जाति की आबादी कितनी है, जनता की जाति का यह सच जानने को बेताब हैं बिहार के नेता। इसके लिए आज बिहार की 10 सियासी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिला। नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने पीएम से जातिगत जनगणना कराने की मांग रखी, जिस पर फैसला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय ले। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ये खुशनुमा माहौल और चेहरे पर खुशी बताती है कि मुलाकात अच्छी और बातचीत सुखद रही। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में बिहार की 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, अब निर्णय उनको लेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं, तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक। आगे अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह सिर्फ बिहार की मांग नहीं बल्कि पूरे देश की मांग है। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। हम लोगों ने बताया है वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित जो होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे। सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है। दरअसल जातिगत जनगणना का ये मुद्दा फिर से तब गरमाया जब संसद में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। वैसे तो दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बिहार विधानमंडल से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। अब जातिगत जनगणना की मांग और पीएम से इन नेताओं की मुलाकात के मायने को समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जातिगत जनगणना की मांग पर सभी पार्टियां एकजुट हैं। पक्ष और विपक्ष के 10 दलों के नेता एक साथ पीएम से मिलने पहुंचे। सीएम नीतीश और तेजस्वी के साथ बीजेपी के नेता भी साथ थे। जाति बिहार में राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। हालांकि 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, मगर 2011 के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए। जातिगत जनगणना को
विकास योजनाओं के लिए जरूरी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इससे योजना बनाने में आसानी होगी, मगर सच यह भी है कि इसकी मांग सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए भी हो रहा है। यानी कि इसकी मांग के पीछे सियासी समीकरण की गोटी सेट करनी भी एक जरूरत है। देश में जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, मगर उसके पहले बीजेपी ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि भले ही चुनाव दलगत आधार पर ना हो रहे हों, लेकिन मैदान में उतरने वाले कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी। पार्टी की तरफ से एक पुस्तिका जारी की गई है, जिसमें पंचायत स्तर पर मोदी राज में हुए विकास कार्यों की तुलना कांग्रेस के शासनकाल से की गई है। साथ ही कई बड़े दावे भी किए गए हैं। पंचायत चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। वैसे बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी की सोच वाले उम्मीदवारों का हर संभव मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी से जो भी सिंपैथी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वह पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ेंगे तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। और जाहिर बात है कि अगर कोई भाजपा का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जो भी हमारे दल के समर्थक है उसका साथ देंगे। पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सशक्त पंचायत आत्मनिर्भर बिहार नाम से एक पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका के कवर पेज को देखकर ही पता चल जाता है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है। पुस्तिका के अंदर सरकार की उपलब्धियों को तुलनात्मक तरीके से गिनाया गया है। जैसे कांग्रेस ने 5 साल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 5 साल में 2,292 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मनरेगा में कांग्रेस ने 2013-14 में 33,000 रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 2019-20 में 61,084 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का निर्णय लिया गया। 2023 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। गरीबों को घर के लिए मिलने वाली मदद को 35,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। शौचालय के लिए 1,200 रुपए को बढ़ाकर 12,000 किया गया। बिहार के हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला। बिहार के हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हर गांव में आरटीपीएस काउंटर को सक्रिय किया जाएगा। हर पंचायत में जमीन खरीदकर मुक्तिधाम का निर्माण। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का होगा निर्माण। कई डिसीजंस ऐसे हैं जो पंचायती राज को मजबूत करता है। हम लोग धीरे धीरे पंचायत केंद्र को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पूरा सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत सरकार का भवन का काम हम लोग गति से बढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग 3,000 से अधिक पंचायत सरकार भवनों में हम काम लगाए हुए हैं और आगे हम लोगों का टारगेट है कि जब चुनाव खत्म होंगे तो लगभग 4,000 जो बचे हुए 4,500 पंचायत सरकार भवन है उसमें हम लोग काम लगाएंगे। बीजेपी बिहार में लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगी है। पंचायत चुनाव से पहले ये कोशिश भी उसी मिशन का हिस्सा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो इस पुस्तक के विमोचन के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी इतनी जोर क्यों दे रही है, यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी लगातार बिहार में जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। पंचायत चुनाव को बीजेपी बेहद गंभीरता से ले रही है। बिहार में दलगत आधार पर पंचायत चुनाव भले ना हो रहे हों, मगर हर पार्टी के कई कार्यकर्ता इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के टकराने से पार्टी में बिखराव हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को भी अपना संदेश साफ तौर पर दे दिया है। समर्थित उम्मीदवारों की जीत पार्टी की जीत मानी जाएगी।
ये एक मैसेज जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पंचायत स्तर पर जीत से संगठन और मजबूत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन का ऐलान कर सकती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर सियासी टकराव भी सामने आ सकता है। यानी कि भले ही दलगत आधार पर चुनाव ना हो रहे हों, लेकिन अब जब बीजेपी ने यह फैसला कर लिया है तो दूसरे पार्टियों के भी इस तरह से चुनावी मैदान में आने की संभावना जताई जा सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। चुनावी अभियान के साथ साथ बिहार में धर्मांतरण गिरोह का अभियान भी तेजी से चल रहा है। अब छपरा के एक गांव से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसों का लालच और कई तरह के प्रलोभन देकर एक संस्था से जुड़े लोग एक गांव की महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं। कई महिलाओं के धर्म बदलने की बात भी सामने आई है, मगर प्रशासन चुप है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर खबर के मायनों को समझेंगे। छपरा के सुवापुर थाना के ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरियां सक्रिय होकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में जुटी है। रामचौड़ा पंचायत के सुब्बा रामचौड़ा गांव में 10 से 15 हिंदू महिलाओं को पैसों का लालच देकर अज्ञात लोग ईसाई धर्म अपनाने को कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो धर्म परिवर्तन भी हो चुका है, जिसका विरोध गाँव में शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। छपरा में हिंदुओं को प्रलोभन देकर तेजी से ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे पहले गया में कई दलित परिवारों को ईसाई बनाया गया था। ग्रामीणों की माने तो 500 से अधिक लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में धर्मांतरण महिलाओं का हुआ है। इनकरा के हमने के समझावनी सन कि धर्म छोड़ दई, धर्म मत करा। इसी धर्म में कई कहा जाता, तो ये धर्म में यह करता है कि घर में दिया नहीं खेलो जलते, घर में कोनो देवता के फोटो नहीं खे। ग्रामीणों में मिशनरी को लेकर गुस्सा है। इधर धर्म बदलने वाली महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपनी जाति नहीं बदली। तो ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है, और मामला तूल क्यों पकड़ रहा है ये समझते हैं। दरअसल बिहार में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। धर्म बदलने के लिए गरीबों को लालच दिया जा रहा है। कई ईसाई संगठन इस काम से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले गया से भी ऐसा ही मामला सामने आया, और एक नहीं कई ऐसे मामले सामने आए थे। लोग पैसे और रोजगार के लालच में धर्म बदल रहे हैं, और ये मिशनरियां लोगों को पैसे का लालच दे रही हैं, बच्चों को पढ़ाने का लालच दे रही हैं, और साथ ही रोजगार का लालच दे रही हैं, और इस लालच के जरिए लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं। भागलपुर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन ने नया ड्रेस कोड लागू किया है। इसके तहत इंटर सत्र 2021 से 2023 की छात्राओं को अब खुले बाल के साथ कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के इस फैसले का छात्र संगठनों ने विरोध किया है। कॉलेज प्रबंधन का अजीबोगरीब फरमान। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में ड्रेस कोड। कॉलेज में खुले बालों पर बैन। सेल्फी लेने पर सख्त पाबंदी। भागलपुर में सुंदरवती महिला कॉलेज का एक नया आदेश चर्चा का विषय बन गया है। कॉलेज प्रबंधन ने इंटरमीडिएट की छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। फरमान आते ही विरोध भी शुरू हो गया है। नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए रॉयल ब्लू कलर की कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजा, काले जूते और बालों में 2 या 1 चोटी, जबकि सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू कलर का ब्लेजर और कार्डिगन पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। +2 ब्रैकेट में इंटर की छात्राओं को 2021 से नया ड्रेस कोड में आना है। उस ड्रेस कोड में जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बोलता है वो ड्रेस कोड है। अगर उस पर किसी को आपत्ति है तो लिखित रूप से सुझाव दें। नए ड्रेस कोड को लेकर छात्र संगठनों और छात्राओं ने विरोध भी जताया है, जबकि कई संगठनों की ओर से
इस नई व्यवस्था का स्वागत किया गया है। ड्रेस कोड वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ड्रेस कोड सही नहीं लग रहा है। अभी का जो ड्रेस है वही ठीक लगता है। तो हम लोग के भलाई के लिए ही निकाला गया है, ताकि कॉलेज में अच्छा रूल लगे, अच्छा हो, ताकि हम लोग के जूनियर अच्छे से रहे। फिर हम लोग को देख के तो उन लोगों का भी लगेगा ना, तो इसी वजह से ये कानून लागू किया हुआ है। बात सिर्फ ड्रेस कोड तक ही सीमित नहीं है। प्रबंधन ने कॉलेज परिसर में छात्राओं के सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ड्रेस कोड को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की सिफारिशों के बाद कॉलेज प्रबंधन ने इस आदेश को लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। तो ये फरमान अजीबोगरीब फरमान क्यों है, ये समझते हैं। दरअसल स्कूल या कॉलेज को ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार तो होता है, लेकिन विवाद चोटी वाले नियम को लेकर है। सिर्फ चोटी में स्कूल में एंट्री पर छात्राओं को ऐतराज है। कॉलेज के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों का काम पढ़ाना है, जबरन कोई नियम थोपना नहीं है कि आप या कोई स्कूल कोई ड्रेस कोड लागू कर सकता है। लेकिन बालों के चोटी को लेकर सुनाया गया यह फरमान वाकई अजीबोगरीब है। किसी पर जबरन नियम थोपने का अंजाम क्या होता है, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह दुनिया देख रही है, जहां कई दिनों से फंसा हुआ बोकारो का रहने वाले बबलू की वतन वापसी हो गई है। घर लौटे बबलू का जोरदार स्वागत भी किया गया। खुशी इतनी कि एयरपोर्ट पहुंचते ही धरती मां को चूमा और भारत माता की जय गूंजने लगी। वतन वापसी की कहानी सुनिए बबलू की जुबानी। भारत माता की धरती मां को अपने हाथों से प्रणाम करने का नजारा कोई शूटिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि उस शख्स का है जो किसी तरह अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से सुरक्षित वतन वापस लौट आया है। रांची एयरपोर्ट पर कदम पड़ते ही बबलू ने सबसे पहले धरती को चूमा और फिर भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू हो गए। अफगानिस्तान के हालात पर बबलू ने बताया है कि उसने अपनी आंखों से वहां हो रही मौत का खौफनाक मंजर देखा है, जिसकी चीख अब तक उसके कानों में गूंज रही है। बीच रोड में हम अपने आँख से देखे हैं कि वो अफगानिस्तान के रोड पे बीच चौराहे पे जब हम कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लाने गए थे तो पैकेट चेक करना, किसी का भी ज़बरदस्ती गन भिड़ा देना, ऐसा मंजर किए हुए थे। जहाँ तहाँ आसमानी फायरिंग बिना काम का करना। अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद वहाँ फंसे बोकारो के बबलू की वतन वापसी के लिए परिजनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी विदेश मंत्री से लेकर आला अधिकारियों को ट्वीट कर बबलू को रेस्क्यू कराने की अपील की। और पूरी प्रक्रिया के बाद जब पति घर लौटा तो पत्नी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। बहुत खुशी हो रहा कि मेरे हस्बैंड आ गए घर वापस इंडियन। भारत सरकार से यही विनती करते हैं, बड़ी साथ दिए। बबलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है और अब स्वदेश में ही रोजी रोटी का जुगाड़ चाहते हैं, ताकि लोगों को पलायन की पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। मृत्युंजय कुमार, बोकारो, न्यूज़ 18। तो अफगानिस्तान से बबलू की वतन वापसी क्यों अहम है, ये समझते हैं। दरअसल बोकारो का बबलू पैसा कमाने के लिए अफगानिस्तान गया हुआ था। तालिबान के सत्ता में आते ही वहां कोहराम मच गया। काबुल एयरपोर्ट पर वहां से भागने वालों की भीड़ लगी है। भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। अब भी अफगानिस्तान में 400 से 500 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको लाने की कोशिश सरकार कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये